तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं इंडिया में रिटायरमेंट का ये जो ट्रेंड है, इट्स बिकॉज पीपल आर रियली अनहैप्पी विद देयर जॉब्स? डू यू लाइक योर जॉब? आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने अपना करियर बनाने में यू हैव एसेंशियली फेल्ड। जो फायर वाला पार्ट है दैट शुड प्रोबेबली बी द लास्ट ऑप्शन। For someone who's salaried, what should their process of retirement planning look like? इंडिया से बाहर निकल जाओ। 10 साल में तुम इंडिया के बाहर कहीं भी रह के उतना पैसा कमा लोगे जो इंडिया में तुम 30 साल लग जाएंगे। अगर आप कर सकते हो कर लो साइड हसल। मैंने तो बहुत कम लोगों की साइड हसल में जो है ना पैसा बनते हुए देखा है। MBA as a degree, do you think it is justified? कोई एक कॉलेज है बोलता है हमारी 5 करोड़ फीस है, तू ले भाई 5 करोड़, बट उसके बाद में मेरी 4 करोड़ की नौकरी तो लगवा के दे। दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि अगर आप ये ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भाई आज तुम्हारी क्या हालत है। So आपको इंटरनेट पे लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए जानते हैं। You're known as an educator, as a businessman and an entrepreneur and as an advocate for financial freedom and active retirement planning. But मेरा क्वेश्चन है, how do you define रवि हांडा जब आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके ऑन स्क्रीन प्रेजेंस में इतने सारे एलिमेंट्स जुड़े हैं? वो डिपेंड करता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। सो लेट्स से इफ आई एम इन अ स्पेस वेयर माई एजुकेटर रोल गेट्स मी मोर वैल्यू, I would do that. If I am in a space जहाँ पे कि अच्छा हाँ ये बंदा फायर कर चुका है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, then I would follow that route. And मान लो एंजल इन्वेस्टिंग वगैरह की बात हो रही है तो वहाँ पे मेरा एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा वैल्यू करता है, तो मैं जगह जगह की जाके गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के घुसता रहता हूँ। Some reports show that almost 70% of people in India, they're not really fond of their jobs and close to 54% are considering quitting their jobs altogether. तो एंड यू नो आफ्टर यू क्विट योर जॉब ऑफ कोर्स यू रिटायर, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं इंडिया में रिटायरमेंट का ये जो ट्रेंड है, इट्स बिकॉज पीपल आर रियली अनहैप्पी विद देयर जॉब्स एंड लाइक जस्ट हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज शेपिंग राइट नाउ? हाँ, मतलब इसमें तुमको डाउट है क्या? डू यू लाइक योर जॉब? I mean, I really enjoy because I get to talk to people like you, but I think again, even I for myself want to be like, okay, I want to work for the next 5-6 years and then I want like a chutti. Now I want to enjoy and I want to rest and I want to do something of my own. So, but is this a good enough reason to retire? Let me ask you a different question then. Yeah. If you were not paid, would you still be doing this job? I personally would say yes. I really As long as that situation is there, आप बिल्कुल काम करो. Otherwise, एक नौकरी क्या है? It's essentially a transaction. मैं आपको अपना टाइम और स्किल बेच रहा हूँ, उसके खिलाफ आप मेरे को पैसे दे रहे हो. अब अगर वो पैसे वाला एलिमेंट आपने हटा दिया तो भी नौकरी आपको बहुत कुछ देती है. इसी बहाने आप 4 लोगों से मिल लेते हो, आपकी सोसाइटी के अंदर एक सर्टेन स्टेटस आपका बन जाता है. क्या वो सारे फैक्टर्स काफ़ी हैं आपको अपनी जॉब में रखने के लिए? अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहो. आप में इतना टैलेंट है कि कोई मैं दूसरी ऐसी नौकरी खोज लूंगा जहाँ पे मेरे को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कर लो. रिटायरमेंट के अच्छा हाँ मैं रिटायर कर जाता हूँ, उसके लिए एक तो ये है कि आपके पास में पैसा होना चाहिए. दैट इज़ अ वेरी बेसिक कंडीशन. और उसके बाद में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने अपना करियर बनाने में यू हैव एसेंशियली फेल्ड. क्योंकि अगर आपने ढंग का करियर बना लिया होता तो ये सब तो दिक्कतें तब आती हैं ना कि आपका करियर बनाने में आपने एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी जगह नहीं खोजी, आप उससे परेशान हो, इसलिए आप कुछ दूसरी चीज़ें कर रहे हो. तो यू नो आई वुड से जो फायर वाला पार्ट है दैट शुड probably be the last option. आज की डेट में मेरे को कोई भी ऐसी नौकरी दे दो जिसमें कि मेरे को अपनी मर्जी से मैं काम करूंगा, जितना मेरी मर्जी आएगी तब काम करूंगा, जब मेरा मूड होगा तब मैं काम करूंगा. मेरे को पैसा नहीं चाहिए. गिव मी 40,000 रुपीज अ मंथ, आई विल वर्क फॉर 40,000 रुपीज अ मंथ, बट आई वांट दिस कंप्लीट फ्रीडम. और मैं जयपुर में बैठ के आराम से अपने हिसाब से काम करूंगा. वैसी कोई नौकरी है ही नहीं. आप में से कोई देख रहा है कोई है ऐसी नौकरी तो प्लीज मेरा लिंक्डइन पे देखिएगा, पूरा रेज्यूमे मिल जाएगा. आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. 25,000 रुपए से महीना से मैं काम करने को तैयार हूँ, बट द अदर कंडीशंस नीड टू बी मेट. काम करना इंडिया में आसान काम थोड़ी है यार. बॉस तुमको 7 बजे के बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आज क्या की. अरे 7 बज गए भाई. पहली बात तो बॉस मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे को कर क्यों रहा है? माई बॉस और एनी कलीग ऑफ माइंड शुड नॉट हैव एक्सेस टू माई व्हाट्सएप आफ्टर दी वर्क आवर्स आर डन, अनटिल एंड अनलेस यू आर इन अ जॉब. मतलब तुम पुलिस में हो, फायर ब्रिगेड में हो, डॉक्टर हो. ये सब मालिकों की इंडिया में जो वो जमींदारी वाली फ्यूडल माइंडसेट है कि नहीं मेरा नौकर है उसको मैं पूरा तेल निकालूंगा, वो टेंडेंसी है. आपका पर्सपेक्टिव ऑन दिस एंटायर कॉर्पोरेट कल्चर इज रियली इंटरेस्टिंग. ओके, सो फ्रॉम योर जर्नी आई हैव रियलाइज कि आपका जो बिजनेस वेंचर है इट प्लेड अ रियली बिग पार्ट इन योर रिटायरमेंट जर्नी, राइट? बट फॉर समवन हु इज सैलरीड,
लाइक मॉडस्ट सैलरी देखते हैं 1.5 लाख, how do you think कि what should their process of retirement planning look like? Do you have like a road map कि maybe इतने सालों में you should do this, then this and this? Is there a checklist in your mind that people should follow? I guess एक तो ये आपकी क्या सैलरी है, क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें तब मैटर करेंगी when you are actually close to the number. So suppose आपने अपने दिमाग में 5 करोड़ का फिगर बना लिया, जब आप 2.5-3 पे पहुंच गए हो तब जाके आप एसेट एलोकेशन के बारे में, सैलरी को कैसे करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचो. एज लॉन्ग एज यू आर सिग्निफिकेंटली अवे फ्रॉम दैट टारगेट, तब तक तो कुछ ज्यादा सोचने का, काम पे ध्यान दो यार. अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, जॉब चेंज करने से बढ़ेगी, कोई और लीव द कंट्री, दैट इज सच ए ग्रेट वे टू फायर अर्ली कि भैया इंडिया से बाहर निकल जाओ. 10 साल में तुम इंडिया के बाहर कहीं भी रह के उतना पैसा कमा लोगे जो इंडिया में तुम 30 साल लग जाएंगे तुमको कमा के वापस आने में. सो डू दैट, वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर इनकम एंड सी, जितना कमाओगे उनमें से कुछ खर्चे होंगे जो सेविंग होगी, सेविंग के फिर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और वो इन्वेस्टमेंट्स की फिर ग्रोथ होगी. तो इनकम नीड्स टू बी एज मच एज पॉसिबल, बाकी चीज़ें फिर अपने आप फिगर आउट हो जाती हैं. ऑन वन हैंड वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग आवर इनकम स्ट्रीम्स कि हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इस्टेब्लिश करें, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएं. ऑन द अदर हैंड वी हैव रियली अग्रेसिव सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. एंड आइडियल वर्ल्ड में हम ये दोनों चीज़ें साथ में करेंगे. बट रियलिस्टिकली हाउ डू यू थिंक पीपल शुड बैलेंस? हम कितना परसेंटेज ऑफ आवर इनकम शुड वी सेव, इन्वेस्ट, एंड देन रियली कितना टाइम हमें अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने में स्पेंड करना चाहिए? हाउ डू यू थिंक पीपल शुड बैलेंस इतनी सारी चीज़ें? हाँ, सी, एक तो ये जो मल्टीपल स्ट्रीम्स वाली चीज़ है कुछ लोग कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही आसान चीज़ है. भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब के साथ साथ में अपनी एक बहुत अच्छी एक्टिव हॉबी, मतलब लोग तो मैराथन दौड़ते हैं यार रेगुलरली कि हाँ हर महीने जो है मैराथन दौड़ने जा रहे हैं. कुछ लोगों को ट्रैकिंग का शौक होता है, वो हर सैटरडे संडे जो है भैया ट्रैकिंग पे निकल गए. लोग कर पाते हैं, है ना. अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर वर्किंग इन दिस कंट्री, वो अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं. तो देयर आर पीपल हु आर एबल टू डू दैट. I don't think I can do that. I have very rarely seen people in high income positions able to do that. वो हाई इनकम पे कैसे पहुंचे हैं? अपना उन्होंने जिंदगी झोंक दी है बिजनेस में, जॉब में, तभी पहुंचे हैं. सो आई वुड आर्ग्यू दैट एज लॉन्ग एज आपका कॉर्पस इतना बड़ा नहीं है कि, से वन एग्जाम्पल कुड बी कि आप हर साल 10 लाख रुपया सेव कर पाते हो, फॉरगेट इन्वेस्ट. 10 लाख रुपीज इज वॉट यू आर सेविंग अ ईयर. एज लॉन्ग एज योर कॉर्पस इज लेसर देन 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, तब तक तो भाई सेविंग पे ध्यान दो ना, क्योंकि उसमें 5-10% ऊपर नीचे होगा, तुम और ऐड करते जाओगे. बट अगर आपकी सेविंग है 10 लाख और आपका कॉर्पस 2 करोड़ का हो गया है, दैट इज व्हेन मैनेजिंग दैट मनी कि अच्छा मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूं, क्या मैं इसकी, शुड आई क्रिएट अ पैसिव इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, शुड आई क्रिएट अ डिविडेंड इनकम, एंड ऑल ऑफ दैट. दोज थिंग्स कम इन मच लेटर. फॉर बल्क ऑफ योर करियर, योर सिंगल गोल शुड बी कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं. अगर आप कर सकते हो तो भाई कर लो साइड हसल. मैंने तो बहुत कम लोगों की साइड हसल में जो है ना पैसा बनते हुए देखा है. फॉर अ लॉन्ग टाइम आप इंटरनेट पे यू वर अ कैट ट्यूटर, राइट? यू हैड ऑल बिजनेस वेंचर अबाउट इट टू. तो आई वांट टू नो हाउ डिड दैट हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड हाउ वाज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर यू? कैट कोचिंग वाज माय फर्स्ट जॉब आउट ऑफ कॉलेज. तो कॉलेज से मैंने स्ट्रेट IMS करके कोचिंग है कैलकाटा में, दैट्स द वन दैट आई जॉइंड. 2008 आई बिलीव के आसपास मैं गया कि अच्छा हाँ अब तो ऑनलाइन हो गया. सो 2008 में यूट्यूब वाज स्टिल फेयरली न्यू इन इंडिया. 2008 में कहाँ ही कोई कर रहा था. तो मैंने 2008 के अंदर वीडियोस वगैरह बनाने चालू किए, सिर्फ इसलिए कि मेरा बॉस जो है मुझसे खुश होगा और मेरे को तनख्वाह जो है वो ज़्यादा देगा. फिर जब मैं पढ़ाता था तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लोगों के सेम डाउट आते थे. तो अब ऑफलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है, मैं 6 या 7 बैच पढ़ा रहा हूँ. वो 6 या 7 बैच के अंदर जो क्लास में हो गया वो तो हो गया. उसके बाद में लोग अपने आप प्रैक्टिस भी करेंगे. प्रैक्टिस के लिए भी उनको वही सेम मटेरियल दिया जा रहा है. सेम मटेरियल के अंदर ज़्यादातर लोग वही 3-4 क्वेश्चन के अंदर आके अटक रहे हैं. अब वही लोग आके मुझसे वही डाउट्स पूछेंगे. मैं ठहरा आलसी आदमी, तो मैंने उनके वीडियो बना के डाल दिए. 2011-12 के आसपास, तब तक मैं एक दूसरी कंपनी में काम कर रहा था. मेरे को कुछ एजुकेशन कंपनीज ने कांटेक्ट करना चालू किया. जैसे एक MBA यूनिवर्स करके वेबसाइट थी, एक Vizaiq करके थी, कि हमने आपके वीडियोस देखे हैं और इनको हम यूज़ करना चाहते हैं, आप हमारे लिए वीडियो बना दोगे क्या?
और हम आपको पैसा देंगे। मैं कहा हाँ मतलब बिल्कुल बना दूंगा, क्या दिक्कत है, आप पैसा दोगे तो फिर मैंने लोगों के लिए वीडियोस बनाए और उन्होंने वो वीडियोस बेचने चालू किए। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड वाज कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने एक किताब भी लिखी थी विच वाज अबाउट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस एटसेट्रा। तो किताब के अंदर मेरे को एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अच्छा हर किताब पे आपको रॉयल्टी मिलती है। तो मैं कहा कि आप जो भी बेच रहे हो बेचो, 2% 5% मेरे को कुछ आप रॉयल्टी दे देना, विच विल बी एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि ये लोग तो आपको पेमेंट कर रहे थे आपके काम का वीडियो बनाने का। वो जो बिक रहा था वो मेरे को दिखा यार ये तो बिक रहा है, मतलब लोग खरीदते हैं। मेरे को तो कोई उम्मीद, इसका कौन पैसा देगा यार, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो पड़ा हुआ है, हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट। फिर मेरे को लगा यार ये दूसरा आदमी मेरा सामान बेच रहा है तो मैं और 90% रख रहा है, 80% रख रहा है, मैं खुद ही बेच लेता हूँ। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। उनके पास में जितना मार्केटिंग मसल है, वेबसाइट है, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा। बट वो लोग अगर 100 बेच रहे हैं तो मेरे को 5 का पैसा मिल रहा है, तो 5 से ज़्यादा तो मैं बेच ही दूंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कंपनी दैट अक्वायर्ड माई कंपनी वॉज अनअकैडमी। तो अनअकैडमी से भी मेरा जो पहला, गौरव मुंजाल जो अनअकैडमी का फाउंडर है, उससे फर्स्ट कॉन्टैक्ट इसीलिए हुआ था। वो भी बोला था कि अच्छा हाँ यार हमारे लिए वीडियोस बना देगा क्या? मैं कहा हाँ बना दूंगा, पैसा दोगे मैं किसी के लिए भी बना दूंगा। आई एम श्योर यू आर अवेयर कि MBA की फीस इज थ्रू द रूफ। इंडिया में भी अगर आप इफ यू गो टू प्रीमियम बी स्कूल, आपके 30-35 लाख रुपए कहीं नहीं गए। If you go abroad, if you go to UK, that figures maybe goes up till 65-75 lakhs. And अगर आप US जा रहे हो तो आप अपना 1 करोड़ का बजट तो कम से कम बना कर। Do you think is it really that good कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करो in these premium B schools? Yes. आप ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके बाद में आपको 50 लाख की नौकरी मिलेगी। जो बी स्कूल्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय माइंड बिकॉज ऑफ दैट। बट द बिग थिंग दैट दे प्रोवाइड इज एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सीनियर पोजीशन के ऊपर आप एक अच्छे बी स्कूल से निकलोगे तो आपको डायरेक्टली नौकरी वहां मिल सकती है। यू एटलीस्ट गेट दैट शॉट एट द टाइटल। सो दैट इज व्हाट द बी स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग। एंड एज लॉन्ग एज उनकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो आप उनका उठा के एवरेज प्लेसमेंट्स जो है वो देख लीजिए, उसकी फीस देख लीजिए। एज लॉन्ग एज द एवरेज प्लेसमेंट इज anywhere from I'll say 3/4 of the fee to maybe 2 times the fee, उस रेंज में मोटा मोटी बराबर है ना, तब तक कोई 30 लाख ले रहा है कोई बात नहीं, 20 लाख की 25 लाख की नौकरी भी तो लगवा के दे रहा है। आप लो 1 करोड़ रुपया। बट अगर US में जाके एक अच्छे कॉलेज से आप MBA करते हो जिसकी फीस 1 करोड़ रुपया है, तो उसके बाद में आपकी नौकरी भी तो लगती है ना 80 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। सो इवन इफ लेट्स से 3 years डाउन द लाइन कोई एक कॉलेज है बोलता है हमारी 5 करोड़ फीस है, तू ले भाई 5 करोड़, बट उसके बाद में मेरी 4 करोड़ की नौकरी तो लगवा के दे, तो बिल्कुल दो। दैट ROI एनालिसिस नीड्स टू बी डन व्हेन यू आर एक्चुअली ज्वाइनिंग द कॉलेज, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, द प्लेसमेंट एंड द फी, यू कैन टेक अ कॉल कि मेरे को ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक तो वो फैक्टर हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि अगर आप ये ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भाई आज तुम्हारी क्या हालत है, फीस कितनी है उसको आप एक आइसोलेशन में मत देखिए, ये देखिए कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट है, इससे मेरे को अप्रोप्रिएट रिटर्न आएगा तो करो, नहीं आएगा तो मत करो। वो ये डिसीजन आपको हर कॉलेज के हिसाब से लेना। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो दे जस्ट वांट टू डू एन MBA। एवरीवन थिंक्स दैट इफ यू हैव एन MBA यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, एंड हर किसी का एडमिशन IIMs में नहीं हो सकता, XLRI में नहीं हो सकता। तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? डू यू थिंक कि MBA एज अ डिग्री people should really strive for your popularity, or do you think it is justified? Absolutely. क्योंकि आप MBA करके बहुत सारी चीज़ें आपको अचीव हो जा रही है। पहला, आपको चांस तो मिल रहा है अपनी लाइफ चेंज करने का, नौकरी चेंज करने का, करियर चेंज करने का। सपोज आप IT के अंदर हो, परेशान हो, क्या करोगे? तो MBA करके ही आप मार्केटिंग में या सेल्स में या जिस भी अदर डोमेन में आप जाना चाहोगे वो जा सकते हो। हाँ जी। आप ग्रेजुएट किए हुए आपको 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से आप घर पे बैठे हो, क्या करोगे? 1.5 साल और घर पे बैठोगे। MBA गिव्स यू एन अनदर स्टार्ट। इट इज पॉसिबल कि वो सेकंड स्टार्ट के बाद में भी आप फेल हो जाओ, बट एक मौका तो आपको लाइफ में और वो MBA से मिल जाता है। एंड देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो यार, तुमको 2 साल चिल मारना है, हो गई 2 करके कि अब मैं चलो थोड़ा सा जाके MBA में रिलैक्स कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। देयर आर प्लेंटी ऑफ फीमेल्स व्हेन आई यूज्ड टू टीच, उनका ये रहता था कि यार इसी बहाने मैंने नौकरी करनी चालू की है, मैं 24 साल की हो गई हूँ, मेरी 2 साल की नौकरी हो गई है, अगर मैंने अब वापस पढ़ाई नहीं करी तो मेरी शादी करवा देंगे माँ बाप,
तो ये 2 साल आपको उसके लिए मिल जाते हैं. देयर वर अ लॉट ऑफ फीमेल जिनका ये था कि अच्छा हाँ हम लोग ये MBA कर लेते हैं. दूर क्यों जाता हूँ, मेरी वाइफ का ये था. That is why I'm also planning कि यार कल I'll get like an extension of 2 years. I'll get to explore a little bit of what's going on in the market. So it's a very valid reason now that you voice it out loud. इंटरनेट पे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशन है. पीपल से एनीथिंग फ्रॉम 7 करोड़ to 10-15 करोड़. तो आई वांट यू टू क्लैरिफाई इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल. व्हाट वाज योर रिटायरमेंट कॉर्पस? I think it was around 12 crores. एंड व्हाट वाज द रिटायरमेंट प्रोसेस लाइक कि आपने हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे इस अमाउंट के साथ रिटायर करना है? मैंने कुछ ऐसा अमाउंट वगैरह डिसाइड तो किया नहीं था कि इतना हो जाएगा या उतना हो जाएगा. इट वॉज मोर और लेस बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस. दिस इज 2020 वी आर टॉकिंग अबाउट. माई बिजनेस वॉज ऑन अ डाउन टर्न. कोविड आ गया था, कॉम्पिटिशन हार्ड पॉप्ड अप, और फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये था कि अच्छा हाँ अब क्या करना है. या तो आप धंधा अपना चलाते रहोगे, कंपटीशन इतना ज़्यादा है. अब अगर तुम अपनी कंपनी चला रही हो शायद मैं तुमसे compete कर पाऊंगा. बट एक $1 बिलियन कंपनी है जिसका एड कर रहा है, दूसरी $1 बिलियन कंपनी है उसका एड कर रहा है. आई विल नॉट बी एबल टू compete with that. एंड आई कुड सी कि अगले 2-3 साल के अंदर दिस बिजनेस इज गोइंग टू फॉल ऑफ. दैट प्रॉम्प्टेड मी कि चलो धंधे को बेच देते हैं. कोशिश करी, लेके मैं घूमा, सर खरीद लो. एक बायर मिल गया, उनको बेच दिया. अब उनको कोई भी कंपनी जब आपकी एक्वायर होती है तो ऐसा नहीं होता कि हाँ जी कंपनी लो और मैं जा रहा हूँ गोवा. उसके बाद में आपको उनके साथ में थोड़ा टाइम तक काम करना पड़ता है. वेस्टिंग पीरियड रहता है, जो भी इक्विटी आपको एलोकेट हुई है उसकी. प्लस दी एक्वायरिंग कंपनी जो है वो भी ये चाहेगी ना कि भाई आप उनके सिस्टम के साथ में अच्छा सा इंटीग्रेट हो जाओ. वो करने में तकरीबन 1.5-2 साल लग गए. और फिर उसके बाद में उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे पास में पैसे इकट्ठे हो चुके थे, तो मेरे को लगा कि अब कोई पॉइंट नहीं है काम करने का. That's when I decided to quit. So it never was कि अच्छा हाँ मेरे पास में 100 रुपये आ जाएंगे या 10 करोड़ आ जाएंगे या 5 करोड़ आ जाएंगे तब मैं रिटायर करूँगा. धीरे धीरे चीज़ें बनती गई. I want to ask you, since you retired at the age of 38, right? 39, okay. तो आपके माइंड में कोई एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है यू फील लाइक कि रिटायर होने से पहले नो मैटर हु यू आर यू शुड हैव दिस वन एसेट बिफोर यू रिटायर? ऐसा नहीं है. मतलब what you need to have is a well diversified portfolio. उसके अंदर अगर आपका सिर्फ रियल एस्टेट है या सिर्फ इक्विटी है या सिर्फ फिक्स्ड इनकम है, इट्स नॉट रियली गोइंग टू वर्क. बिकॉज there will be points of time when gold would do better than fixed income. There will be points of time when equity would be negatively performing. और आपको पैसा तो पोर्टफोलियो से हर रोज हर महीने ही निकालना है. रोटी तो आप रोज खाओगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो वो कहीं ना कहीं से निकलेगा. तो अगर आपका सारा का सारा पैसा सपोज इक्विटी के अंदर लगा हुआ है विच इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल ओवर द लॉन्ग टर्म, बट आपको जब पैसा निकालना है, गाड़ी खरीदनी है, बाली घूमने जाना है, और तब मार्केट का एकदम भट्टा बैठा हुआ है, देन यू विल बी सेलिंग इन द रॉन्ग टाइम. तो इसलिए एक वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है. दैट आई बिलीव इज अ मस्ट. यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन थिंग कि अच्छा हाँ मैंने बहुत सारे शेयर ले लिए, अब जो डिविडेंड इनकम आती रहेगी मैं उससे करता रहूँगा, या मैंने 7-8 फ्लैट्स ले लिए उनका जो रेंट आता रहेगा उससे मैं करता रहूँगा. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. What is going to work is a well-diversified portfolio. Can you tell us a little bit about your own portfolio कि आपने अपना asset allocation कैसे कर रखा है across different assets? मैंने जो कर रखा है वो मेरे हिसाब से आइडियल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा 60-70% जो है वो इक्विटी के अंदर रहता है. बाकी जो 30 से 40% है वो मेरा डेट के अंदर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के अंदर रहता है. अच्छा हाँ, उसमें 5% अभी गोल्ड भी है. आइडियली स्पीकिंग व्हाट आई वुड लाइक इज अ मच हायर पोर्शन टू बी देयर इन गोल्ड. एंड देन आई बिलीव इक्विटी के लिए 60 to 70 इज समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद. वरना अगर ऐसा होगा कि हाँ 20% गिर गया तो मेरे को रात को नींद नहीं. तो यू सेड दैट यू फील लाइक योर पोर्टफोलियो इजंट आइडियल, राइट? बट आई वांट टू नो कि आपका फाइनेंशियल लर्निंग का प्रोसेस कैसा रहा? आई मीन यू वर एन एजुकेटर, सो हाउ डिड दैट हैपन? व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर फाइनेंस एंड व्हेन डिड यू एक्टिवली स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर मनी? टू बी रियली ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड अर्निंग इन 2006. Okay. 2007 से मैंने मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था. एंड आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टूपिड शिट कि DLF का IPO आ रहा है खरीद लेते हैं, रिलायंस पावर का IPO आ रहा है खरीद लेते हैं. ये सब पुरानी कहानी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड इवन नो कि 2007 का क्या माहौल था. जहाँ पैसा डाल रहा हूँ वहाँ पैसा बन रहा है. फिर 2008 के अंदर देयर वाज द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस. तो जो भी था वो समझ में आ गया कि नहीं भैया तो तुक्का लग रहा था, अब तो चलेगा नहीं. 2008 से फिर मैं वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ शिफ्ट हो गया.
बट ये सारी जो भी गलतियां हुई ना, उसमें मेरे पैसे शायद मेरे 50,000 थे जो कि 1 लाख हो गए, 1 लाख के फिर 30,000 हो गए. तो अमाउंट इतना कम था that did not make that much of a difference. जब कोई इंसान अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है, लाइफ में बहुत चीज़ें होती है, यू नो, you have kids, you have parents, you have spouse. So how do you think one should plan when there are so many dependencies on you? जब आपके आसपास के लोग आपके ऊपर इतने डिपेंडेंट है, तो आप उन लोगों के एक्सपेंसेस अपने रिटायरमेंट कॉपस में कैसे अकाउंट करेंगे? हाउ डू यू प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस? नहीं, तो मतलब पहली बात तो ये है कि आई एटलीस्ट डोंट लुक एट कि ये जो पैसा है ये मेरा पैसा है, ये जो एक्सपेंसेस है वो मेरे एक्सपेंसेस है. मैं तो सब मान के चलता हूँ, मेरे पापा का पैसा भी मेरा पैसा है, मेरी बीवी का पैसा भी मेरा पैसा है. तो और लिटरली इन सब के अकाउंट्स जो हैं वो सारे के सारे मैं ही मैनेज करता हूँ. तो आई लुक एट इट एज अ फैमिली यूनिट. ये हम लोगों का पैसा है, ये हम लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि लाइफ कैन थ्रो यू अ कर्व बॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कभी भी कुछ भी हो सकता है. बट मेरे को अपनी एबिलिटीज़ में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ दिक्कत होती भी है, आई विल बी एबल टू मॉडिफाई एंड एडजस्ट. जैसे मैं अगर आज की डेट में मैं 100 रुपया खर्चा कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कुछ हो गया तो मैं 150 करने लग जाऊँगा, बहुत ख़राब कुछ हो गया तो मैं 50 करने लग जाऊँगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ बिल्ट इन. अज्यूम करते हैं कि मैंने अपना एक रिटायरमेंट कॉपस बना लिया, मैंने अचीव कर लिया, मैंने रिटायर कर लिया. नाउ एट अ पॉइंट जब मेरे पास कोई एक्टिव इनकम का सोर्स नहीं है, तो हाउ डू आई मेक श्योर कि जिस तरीके से मैं विड्रॉ कर रही हूँ, इट डज़ नॉट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट माई रिटायरमेंट फंड एंड आई हैव दिस परपेचुअल रिटायरमेंट फंड कि मैं इससे विड्रॉ करती रहूँ. सो हाउ डू यू इवन प्लान यू नो योर रिटायरमेंट फॉर जब आपके पास कोई एक्टिव इनकम ही नहीं है? एक सेव्ड अप कॉपस से आप कैसे विड्रॉ करें? सो हाउ डू यू प्लान दैट? पैसा है यार. वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक्टिव इनकम से आ रहा है या पैसिव इनकम से आ रहा है या शेयर बेच के आ रहा है या एफडी तोड़ के आ रहा है, मनी सेम. डजेंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहा है. तो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आपको उनसे जैसे प्लान करना है आप करो. आपने एफडीज करवा रखी हैं तो उनका इंटरेस्ट आता रहेगा, शेयर्स आपने ले रखे हैं तो उनका डिविडेंड आता रहेगा, आपने बिल्डिंगें ले रखी हैं तो उनका रेंट आता रहेगा. तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हो. मैं जो करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जितना भी मेरा इस महीने का खर्चा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द स्पेंड्स हैपन ऑन क्रेडिट कार्ड. तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल आया 1,18,000 रुपया, तो मैंने अपना कोई भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर से कुछ यूनिट्स बेच के वो 1,18,000 रुपया निकाल लिया. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेलिंग ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि वो वॉलेटाइल उतने नहीं होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को लग रहा है नहीं यार ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा भाग गया है, बहुत ज़्यादा चढ़ गया है. इन दो सर्कमस्टांसेस मैं इक्विटी बेच के कर लेता हूँ. We've talked about your own asset allocation in your portfolio, but कोई common इंसान across so many different asset classes, there's mutual funds, debt, and so much equity. तो what is according to you is the ideal way to allocate your assets across all of these different instruments, and how do you make sure कि ये steadily grow करते जा रहे हैं? Understood. तो देखिए, theoretically there has been enough research on this, and what has emerged is especially US based research. एक तो ये दिक्कत है, आधे ज़्यादा इंडिया में लोग रिसर्च करते नहीं है. US based research तो ये कहती है कि आपका 100% पैसा सारा का सारा इक्विटी में होना चाहिए, जिसमें से 1/3 आपका होम कंट्री में होना चाहिए और 2/3 आपका ग्लोबल इक्विटी में होना चाहिए. तो सपोज आप कनाडा में रहते हो तो कनाडा का जो भी स्टॉक मार्केट है 33% आपका वहाँ पे लग गया और बाकी 66% आपका अक्रॉस द ग्लोब लग गया. ये वाला जो पोर्टफोलियो है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लॉन्ग लास्टिंग और वो रहता है. बट ये कर पाना मेरे बस की बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी जनता के बस की बात है कि आप अपने पैसे को 40% कम होते हुए एक साल में देख पाओगे और झेल पाओगे. मैथमेटिकली दिस वर्क्स बेस्ट. मैं जो करता हूँ एंड जो मैंने अपने यार दोस्तों को करते हुए देखा है, विच हैज़ वर्कड बेटर फॉर मोस्ट पीपल फॉर पीस ऑफ माइंड, इज कि आप अपने पैसे को 3 बड़े एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. इट्स नोन एज द बकेट स्ट्रैटेजी. 3 अलग अलग बकेट्स आप बना लीजिए. पहली बकेट वो रहेगी जिसमें कि आपका शॉर्ट टर्म बकेट, आप उसको बोल सकते हो कि अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 2 to 4 years इज टिपिकली व्हाट इज एक्सपेक्टेड. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में रखोगे तो फिर वो कैश ड्रैग आ जाएगा कि उस पर आपको बुरे रिटर्न्स आएंगे. 2 से 4 साल का पैसा आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखिए विच आर एज सेफ एज पॉसिबल. सेविंग्स अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, डेट फंड्स हो गए. दीज आर टिपिकली दी सेफर एसेट्स. फिर उसके बाद में 5-6 साल का
टोटल, ताकि आपका 8 से 10 पहुंच जाए। 2 से 4 यहाँ पे हो गया, 6 7 5 6 अपना मीडियम टर्म बकेट में हो गया जी। पहले वाले बकेट से मेरा ये गोल था, इट शुड बी सेफ एंड इट शुड बी कंप्लीटली लिक्विड, मैं जिस दिन चाहूँ वो सारा पैसा मैं निकाल सकता हूँ। सेकेंड वाली बकेट में आपका 5-6 साल का पैसा है, इससे आपका गोल ये है कि ये पैसा जो है वो इन्फ्लेशन के आसपास आपको रिटर्न दे दे, इट डज नॉट लूज वैल्यू ऑन इट्स ओन। उसके ऊपर 10 साल के ऊपर वाला पैसा जो है वो आपका लॉन्ग टर्म रिस्की एसेट्स में जाना चाहिए, जो कि वॉलेटाइल हो, कोई बात नहीं 10 साल में चढ़ जाएंगे, इलिक्विड हो, कोई बात नहीं 10 साल के बाद में जब कभी मेरे को लिक्विडेट करना होगा वो हो जाएगा। दे कुड बी हाइपर रैंडम बेट्स एज वेल। तो मीडियम टर्म के लिए बहुत सारे लोग जो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे लॉट ऑफ देम विल गो फॉर stocks which pay a good dividend because those are typically established stable companies. Another thing that a lot of people tend to use is multi-asset funds and hybrid funds in this case. या काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म डेट भी इसमें रखते हैं. सम पीपल लाइक टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड इन दिस पार्ट एज वेल. मैं टिपिकली मेरा जो शॉर्ट टर्म वाला है दैट इज इन प्योर डेट फंड्स, लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म डेट. मीडियम वाला है दैट इज इन हाइब्रिड फंड्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ गिल्ट वगैरह उसके अंदर है. लॉन्ग टर्म वाली जो बकेट हो गई उसके अंदर अपना इक्विटी आ गई, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. रियल एस्टेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, गोल्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. तो ऐसे आप इसको अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. अब ये तो आज की बात हो गई है, पैसा निकालना है. आप अपने डेट फंड से पैसा जो जो आपका खर्चा होता जा रहा है निकालते रहो जी. साल में 2 बार मैं होली दिवाली के आसपास देखता हूँ कि भैया मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल चल रहा है. अगर ऐसा चल रहा है कि हाँ यार इक्विटी अभी बहुत अच्छा चल रही है, तो ये जो 2 से 4 में कम हुई करते करते खत्म हो जाएगी, तो मैं इक्विटी बेच के आई विल रीफिल दिस बकेट. अगर मार्केट्स खराब चल रहे तो मैं अपना वो डेट से ही निकालता रहूंगा, मैं उसको रीफिल नहीं करूंगा. तो मार्केट 1 साल खराब चलेगा, 2 साल खराब चलेगा, 4 साल खराब चलेगा. 4 साल खराब चलता रहा और मैं उसको रीफिल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अब मैं अपना मीडियम टर्म बकेट से पैसा निकालना चालू कर दूंगा. 10 साल तक मार्केट के अंदर कभी ना 10 साल में तो ठीक हो ही जाए. और अगर 10 साल के अंदर मार्केट ठीक नहीं होता है ना, तो सड़क के ऊपर वैसे ही प्रॉब्लम्स हो रही, देयर विल बी राइट्स ऑन द स्ट्रीट, आई विल हैव बिगर इश्यूज. सो 10 साल का पैसा आपका अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट टेक्स केयर ऑफ योर शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी. अभी मार्केट्स फॉल हुए, मेरा भी पोर्टफोलियो जो है वो गिरा, बट मेरे को पता है ना यार अगले 2 साल के लिए जो पैसा चाहिए वो तो मेरा परफेक्टली सेफ एसेट्स में है. 2 साल 4 साल कभी ना कभी रिकवर कर जाएगा, पड़ा रहने दो, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है. सो बेसिकली आई थिंक द की इज कि आपको बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए एंड यू शुड हैव appropriate exposure to almost all asset classes. Makes sense. So I was having another podcast with some other guests and we were talking about this MBA and इसी का education loan only. Now my question to you is कि ठीक है, मान लीजिए मैंने एजुकेशन लोन ले लिया टू फंड माई एजुकेशन. डोंट यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं मेरे खुद के एक्सपेंसेस को अफेक्ट करेगा, मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी को अफेक्ट करेगा? बिकॉज व्हेन आई एम फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज एंड मेरे ऊपर एक लोन है, मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं उस लोन को जल्दी से चुट्टा करूँ, ख़त्म करूँ उस लोन को, एंड दैट इज गोइंग टू डिले माई इन्वेस्टमेंट जर्नी फॉर श्योर. तो डू यू थिंक दैट ये बैलेंस करना फेयर है? लाइक समवन हु इज जस्ट एग्जिटेड कॉलेज और वो अपना इन्वेस्टिंग जर्नी नहीं शुरू कर पा रहा है, एंड वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे हर कोई इन्वेस्टिंग के ऊपर कितना फोकस कर रहा है. सो अगेन हाउ डू यू क्रिएट दैट बैलेंस? तो करना पड़ेगा ना, मजबूरी है, इसमें चॉइस कहाँ है? तुम्हारे पास में है अंधा पैसा तो दे दो, नहीं है तो मतलब ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास में और कुछ? सी अगर इफ योर ऑप्शन इज कि नहीं मेरे पापा वो लोन पे बैक कर दें, दैट ऑप्शन एग्जिस्ट. उसके अंदर मेरा ये मानना है कि नहीं, पापा को पूरा लोन नहीं देना चाहिए, बच्चे के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा नहीं है. यू आर अ फुल ग्रोन एडल्ट विद अ जॉब, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस. वेरी ट्रू. पेरेंट्स शुड बी देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम कि भाई मान लो कि कुछ हो गया और नौकरी चली गई और आप स्ट्रेस में आ गए हो, तब हाँ योर पेरेंट्स विल बी देयर टू सपोर्ट यू. बट नहीं यार मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को फ्लैट शेयर करके रहना पड़ रहा है, yes go through those hardships, क्योंकि वो सब चीजें आपको लॉन्ग रन में they are going to help you. How long has it been since you retired? 2 years. 2 years, okay. तो आपके रिटायरमेंट के 2 सालों में what were the highs and the lows of this journey? हाई तो ये है कि मेरे को आराम से अब घूमने को मिल जाता है. मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो
10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए मैं जा सकता हूँ। जैसे मालसी करके एक जगह है देहरादून के पास में, मैं वहाँ पे 45 दिन के लिए गया था। Oh, wow. मैं बाली गया, 10 दिन के लिए गया था। मैं अब लैपटॉप लेके नहीं जाता हूँ। एक तो मेरे सबसे बड़ा सर पे वो बोझा रहता था कि लैपटॉप है और यू आर ऑलवेज आंसरेबल, यू आर Oh, God. ऑलवेज रीचेबल। सो दैट इज अ ग्रेट पार्ट। आई गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ, तो मेरा 4 साल का लड़का है, आई एम एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई किड। सो आई हैड अ किड इन 2020 और उसके बाद में मैं 1.5-2 साल तक अनअकैडमी में काम कर रहा था। तो बहुत ही छोटा पीरियड था, बट उसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ में टाइम में स्पेंड नहीं कर पाता था। और अब तो दिन भर मतलब साथ में रहते हैं, उसको स्कूल भी मैं ही लेके जाता हूँ, स्कूल से लेके भी मैं ही आता हूँ, स्कूल के लिए तैयार करना है। Do you have a message for someone जो अपनी retirement journey plan कर रहा हो and there's this like they have to keep this one thing in mind? आई थिंक उनको अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। हम लोग अपनी अपनी नौकरियों के अंदर, अपने अपने स्किल सेट के अंदर वी बिकम एक्सपर्ट्स। पैसा मैनेज करने में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट इतना हो जाना है कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा है। यू शुड बी एबल टू टेक रैशनल डिसीजन। आज की डेट में आपने एक प्लानिंग कर ली, सिचुएशन आज से 5 साल के बाद में अलग होगी, तो आपको वो अडाप्ट करना आना चाहिए कि भाई मार्केट गिरेगा तो मेरे को क्या करना है, मार्केट बढ़ेगा तो मेरे को क्या करना है, मैं अगर अपना ज़मीन है जो शहर के बाहर उसको बेच दूंगा तो क्या करना है, या मेरे को बाद में एक फार्म हाउस खरीदना है तो उसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको फिनेंस की, पर्सनल फिनेंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन आउटसोर्स अगर आप रिटायरमेंट की सोच रहे हो तो। या तो ये है कि हाँ जी मेरे को सरकार से पेंशन मिलने वाली है, तो फिर तो सरकार सोच रही है ना, मेरे को नहीं सोचना है। या मेरा जो सारा का सारा रिटायरमेंट का पैसा है, आजकल एनपीएस एज एन इंस्ट्रूमेंट हैज कम अप विच इज रियली रियली गुड। देयर विल बी पीपल जिनका कि 80% पोर्टफोलियो ही एनपीएस के अंदर रहेगा फॉर समवन हु इज प्रोबब्ली स्टार्टिंग वर्किंग नाउ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको नहीं सोचना है। बट वैसी स्थिति सबकी नहीं होती है। कितने लोगों की पेंशन होती है, कितने लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। बिल्कुल। उन लोगों को अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पर्सनल फिनेंस के बारे में, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को बहुत पता है, बट आज जितना पता है उतना मेरे को नहीं पता होता तो मैं कभी रिटायर नहीं कर पाता। I've started to ask a lot of questions. अब मेरे माइंड में बहुत कुछ चीज़ें आ रही है about my own finances, about just MBA journey in general, and thank you so much for kind of starting that conversation. And for you, I hope you like this conversation. And what was the best moment for you in this podcast? Let us know in the comments. Thank you.